अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शुदा चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, हिंदी लिखी हुई है और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेंटली अनस्टेबल फेस टू फेस। तो रिजवान अहमद सर की वीडियो है, उनके चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बनाना मत भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कितने दिन हो गए, सायरा बानो की ट्रिपल तलाक खत्म करा के दिखाओ, शाह बानो को मुआवजा दिलवा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ, हिजाब पे पाबंदी लगा के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ। अरे ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। आपकी चैनल पर एक छोटा है एक बड़ा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा। ये लोग जूते की भाषा समझते हैं। ठीक है यार। मेरी कौम को यही अब नहीं पता है कि हार और जीत में क्या फर्क होता है। मेरी कौम को अब यही नहीं पता है कि इज्जत और जिल्लत में क्या फर्क होता है। कमबख्तों की जिल्लत होती है, ये उसको इज्जत समझते हैं। कमबख्तों की हार होती है, ये उसको अपनी जीत समझते हैं। 14 दिन के लिए होम मिनिस्टर बना दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इस देश की। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल डिबेट हुआ और मुद्दा था जो गोरखनाथ मंदिर के बाद मुर्तजा नाम के एक शख्स ने, जो आईआईटी का ग्रेजुएट है, उसने छुरा लेके हमला किया। 2 पुलिस वाले घायल हुए, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है कि ये हिंदुस्तान था और गोरखनाथ मंदिर था। कहीं ये कोई भी इस्लामिक नेशन होता, चाइना होता, रशिया होता, यूरोप होता या ऑफ कोर्स अमेरिका होता, तो इस तरह मैशेटी वेल्डिंग आदमी को जो बड़ा छुरा लिए हुए है, तुरंत इसके सीने में 6 गोलियां धांस दी जाती। तो शुक्र है कि ये हिंदुस्तान था, उत्तर प्रदेश था, गोरखनाथ था, कि इसको सिर्फ गिरफ्तार किया गया। जब आगे बात बढ़ी डिबेट में, तो उसको तो समझते हैं ना बेबी चौहान। अच्छा देखो आज बेबी चौहान बन के कैसा आया है, बड़ा मजा आएगा। तो बेबी चौहान ने कहा कि भाई ये जो मेंटली, और ये बात मीडिया में भी आने लगी, उनके पिताजी ने भी बोला, वो भी रफू करने आ गए अपने बच्चे की हरकत को, नादान बच्चे की हरकत को, कि वो मेंटली अनस्टेबल था। और यही बात बेबी चौहान ने, क्यूटी ने बोली। सुनो क्या बोला। जो अल्लाह अकबर कह के हाथ में गंडासा लेके आगे बढ़ गया था, वो आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यानी दिमाग से तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है। सर लेट मी क्लियर। हाँ सर, ये आपके अनुसार उसके दिमाग में अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। एक रिपोर्ट हमारे पास, ये जानकारी मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेंटली वो डिसबैलेंस है, इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई? हाँ सुनिए, हमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला 2017 से उसका इलाज चल रहा है। सुना तो मैंने इसका, जो उसने कहा मेंटली अनस्टेबल, तो मैं डिबेट में तैयारी करके नहीं जाता हूं। मुझे पता है कि मुझे यही लोग कोई ना कोई शब्द दे देंगे इन लोगों के साथ पूरे डिबेट में माइंड गेम खेलने के लिए और खेलने के लिए। और माइंड गेम से याद आया कि ये मुझे चाहे जितना बोलते रहें, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे मीडिया पर, ये मुझे आज तक इंस्टिगेट नहीं कर पाए। लेकिन मैंने लोगों की चिढ़ के ऐसे छोटे छोटे शब्द पकड़ लिए हैं। तो ये भी देखना कि आगे बेबी चौहान एक बार फिर कैसे बच्चा रूठ गया, पैर पटकने लगा और नाराज हो गया। तो मैंने क्या कहा ये सुनो। जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। अमीश भाई, जो कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स हैं वो भी मेंटली अनस्टेबल हैं, आपने सही कहा। सारे सुसाइड बॉम्बर भी मेंटली अनस्टेबल हैं। ये जो लड़के ने जो हरकत की है, अच्छा ये बड़ा अजीब सा मेंटली अनस्टेबल है। ये रमजान में इफ्तारी में छुरा लेके नहीं गया, मंदिर चला गया। अनस्टेबल है, लेकिन मस्जिद नहीं गया, मंदिर चला गया। वैसे आपकी पैनल पर भी 1-2 लोग अनस्टेबल हैं मेंटली, है ना। तो हमारी कम्युनिटी जब अपनी कोई हरकत दिखाती है, और आपने कहा ना आईआईटी केमिकल इंजीनियरिंग, ना 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 ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब मेंटली आदमी अनस्टेबल है, जब उसको लगता है कौम हार चुकी है, कौम उन्नति में, तरक्की में, कंट्रीब्यूशन में अब हारा हुआ, कौम को पता चल गया है कौम हार गई है, वो तो कुछ आप मेंटली अनस्टेबल लोगों को अपनी आप प्रोग्राम में बुला लेते हो, बाबास को, और उनको वो उस बात को रफू करते रहते हैं कि कौम नहीं हारी है। ये कौम, हारी हुई कौम का फ्रस्ट्रेशन है कि कोई कहता है मेंटली अनस्टेबल। अरे मेंटली अनस्टेबल था तो किसी मस्जिद में चला जाता ना छुरेबाजी करने, मंदिर में काहे गया। तो जब तक आप लोग ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को डिबेट में बुलाते रहेंगे, बेबीज एंड बाबास को, चाहे छोटे हो बड़े हो, अरे साहब मैं तो कहता हूं ओवैसी भी मेंटली अनस्टेबल है। बाबा बेबी, उसके भाई ने अरे जो उसके भाई ने बता दे, पूछा बेबी बाबा घर गया था, पूछा तूने? अरे पूछा क्या बताया भाभी ने? बता जरा, तुम्हारी बीवी ने क्या बताया? बेबी बताया, बाबा बताया? बता जरा, तू ही बता दे चल। जी देखिए, इस स्तर की डिबेट मैं अलाउ नहीं करता। तो ये देखिए, इस तरह की डिबेट मैं अलाउ नहीं करता। ओके, हमारी अरे पूरी क्या रहा? कौम, ठीक है रिजवान, आप भी मत बोलिए, मेरा निवेदन है, आप भी मत बोलिए। और इस और शदाब चौहान, इस घिनौनी हंसी से आप भी कुछ साबित मत करिए, मेरा निवेदन है। ओके, लेट्स नॉट कॉल आउट नेम्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट। आखिरी बात, आवाज बढ़ाइए रिजवान अहमद। अहमद। कौम का तरीका बताऊं? जी जी, नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें पैनल में जितने भी हिंदू बैठे हैं वो टीका लगा के नहीं आया, अमीश देशवन टीका लगा के नहीं आया, लेकिन एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है, वो दिखाने के लिए कि वो अल्लाह वाला है, वो बहरूपिया, वो ढोंगी, वो टोपी लगा के बैठा है। ये भी एक अनस्टेबल होने की निशानी है। सुना? अबे मैंने कहा भाई ये सभी मेंटली अनस्टेबल हैं। जाहिल आजम अगर उत्तर प्रदेश में खड़े होके बीइंग अ बैरिस्टर, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बोलता है कि योगी मठ में चला जाएगा, तब तुम्हें कौन बचाएगा, और जब उससे सफाई मांगी जाती है कि तुम ये हिंदुओं के लिए बोल रहे हो, तो कहता है नहीं 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 नहीं, ये तो मैं पुलिस के लिए बोल रहा हूं। अब आप ये बताओ कि ये लाइन बोलने वाला आदमी मेंटली अनस्टेबल होगा या नहीं होगा? एक ने कहा वो संबल में ना तुम ना रहोगे या हम ना रहेंगे, ये वक्त बताएगा कौन रहेगा। याद है ना वो किस्सा संबल का, मैंने वीडियो भी दिखाया था उसका। अब ये बात बोलने वाला आदमी जो पुलिस से बोल रहा है कि क्या तुम ना रहोगे या हम ना रहेंगे, ये मेंटली स्टेबल ही है। वो बरेली वाला बोल रहा है कि युवा अगर मुसलमान का जाग गया तो देश का नक्शा बदल जाएगा। ये आप तय करके बताओ ये मेंटली अनस्टेबल है या नहीं है। कोई बोल रहा है मैं यूपी छोड़ के भाग जाऊंगा अगर योगी आ गया। कितना बड़ा शायर हैं, कितना बड़ा एक फनकार, ये मेंटली अनस्टेबल ही हैं। और मैंने तो साफ कहा कि डिबेट में भी दो मेंटली अनस्टेबल लोग आए हुए हैं, एक बड़ा है एक बेबी है, बस इतना फर्क है। आगे बात बढ़ी, अब बेबी चौहान का तो आपने सुन लिया, आगे जब बात बढ़ी तो अतीकुर रहमान सुनो रफू करने के लिए। अच्छा, इस लड़के के पिताजी भी रफू कर रहे हैं, ये जो गोरखनाथ में जिसने कांड किया है मुर्तजा ने, वो भी कह रहे हैं वो मेंटली अनस्टेबल था। ठीक, तो मेरा तो जवाब सुन लिया, मेंटली अनस्टेबल था तो किसी मस्जिद में जाके छुरा चला देता ना। तो सुनो कि अब अतीकुर रहमान क्या बोला, वो तो छोटा अनस्टेबल, अब बड़े की सुन लो। यहां पर आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, नहीं हो सकता, नहीं कामयाब होंगे। यहां पर देखिए जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, आपने जैसा कहा उसका कोई सपोर्ट करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, कानून अपना काम करेगा। मेरे हिसाब से ये बैकलैश हो सकता है जो पिछले दिनों में अधर्म संसदों के अंदर मुसलमानों को सरेआम चीरने की, काटने की, उनका नरसंहार करने की जो आह्वान दिया गया था, उसका बैकलैश हो सकता है। जो सुना कि साहब ये तो रिएक्शन है किसका? धर्म संसद का। वो लोग पकड़ लिए गए, जेल भेज दिए गए, नहीं ना ना, पर ये उसका रिएक्शन है। अब आप देखो ये लोग कितने मेंटली अनस्टेबल हैं, यानी पागल हैं, यानी जिनकी मेरी भाषा में कितने बड़े जाहिल हैं। एक पैनलिस्ट बोल रहा है कि अगर मेंटली स्टेबल अनस्टेबल तो नहीं है,
उसका बाप बोल रहा है कि मेरा लड़का मेंटली अनस्टेबल है, ठीक। और अतीकुर रहमान क्या बोल रहा है कि ये रिएक्शन है। अगर रिएक्शन है तो मतलब बच्चा समझदार है, बच्चा तुम्हारे कह रहा हूं ना, ये तो गुमराह बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चा समझदार है, तो ये फिर मेंटली अनस्टेबल नहीं है। मेंटली अनस्टेबल है तो रिएक्शन नहीं है। और अगर ये बात कर रहा था कि हरिद्वार की या हिंदू ने ये कर दिया, वो हिंदू ने वो कर दिया, तो जरा यार ये भी सोच लिया करो कि वो किसका रिएक्शन है, उसकी तुम बात नहीं करोगे। क्योंकि तुमने पहले टाइम में, पहले ज़माने में, पहले दौर में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी भपौती करना तुमने अपना मौलिक खुदाई का के हाथों दिया हुआ अपना अधिकार समझ लिया था। तो हो सकता है जो हरिद्वार में हो रहा हो, वैसे तो उनको जेल भेज दिया गया, वो भी शायद किसी चीज़ का रिएक्शन है। तो ये मैंने बोला कि इन लोगों की जब आप बात करोगे तो मीडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है, पढ़े लिखे मुसलमान को एक्सपोज कर दिया है। अगर ये डिबेट्स ना होते तो पढ़ा लिखा मुसलमान हमेशा जो रंदा है या जो निशाना है वो जाहिल मुसलमान, मौलाना मुसलमान बेचारे पंचर वाले के, पेंटर के, डेंटर के कंधे पे रख के गोलियां चलाता था, यानी गंदगी फैलाता था कि भाई वो लोग अनपढ़ हैं, मौलाना हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम क्या करें। लेकिन डिबेट्स ने एक बहुत अच्छी काम बात कर दी कि पढ़े लिखे मुसलमान के अंदर कितना जहर है, कितना वो दो मुआ सांप है, ये चीज एक्सपोज कर दी। अब बात आगे बढ़ी तो अतीकुर रहमान बहुत समझा रहा था कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो भी साल में 2 बार माइक लगाते हैं, आरती करते हैं, जागरण करते हैं, फलाना धमाका। तो सुनिए मैंने क्या कहा। दूसरी बात, मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा था आपके चैनल पर मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। एक मेंटली अनस्टेबल ने तो यह कह दिया वो चाकू चलाने वाला मेंटली अनस्टेबल था, और दूसरे जो सीनियर हैं उन्होंने क्या कहा, दोनों तरफ आग लगी है, ये जो हरिद्वार में हुआ उसका रिटेलिएशन लगता है। आप इनकी लॉजिक देखिए, आप इनके तर्क देखिए, ये कौम के पढ़े लिखे लोग हैं, ये मौलाना नहीं है, एक सेकंड, ये देवबंद के नहीं है, किया जा रहा है और आप ये इसका देवबंद के नहीं है। नो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। ठीक है, आपकी बात जायज है अतीकुर रहमान। आप देखिए अतीकुर रहमान ने भी आपको कुछ कितनी बार नहीं मुझे बोला, आप मुनाफिक कहा है कभी सोचना। तो ये कोई देवबंद के मौलाना नहीं है, ये कोई 2 लोग आपकी पैनल पर अफगानिस्तान के नहीं बैठे हैं, ये कोई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मौलाना नहीं है, ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं। और आप इनकी भाषा देखिए, इनके बहाने देखिए, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु देखिए। अरे ये समाज की बीमारी है, समाज की बीमारी। उसके बाद डिबेट में वो ही बातें हो रही थी, कोई करके दिखा दे, कोई कुछ रोक के दिखा दे, ये करके दिखा दे। तो सुनो भाई मैंने क्या कहा। अभी मैं सुन रहा था अमीश भाई, कितने दिन हो गए, सायरा बानो की ट्रिपल तलाक खत्म करा के दिखाओ, शाह बानो को मुआवजा दिलवा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ, हिजाब पे पाबंदी लगा के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ। अरे ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। आपकी चैनल पर एक छोटा है एक बड़ा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, ये लोग जूते की भाषा समझते हैं। ठीक है, ये आपका वक्तव्य है, लेकिन मैं भाषा की मर्यादा का बार बार बोलता हूं पालन। सुना, शाह बानो के टाइम से, सारा बानो के टाइम पर, राम मंदिर के टाइम पर, 370 के टाइम पर, हिजाब के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट डेट तक देने को तैयार नहीं है, हिजाब की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मेरी अजीब कौम है, अकड़ते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, पिटते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, हारते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, हम जूता खाते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, हम जलील होते रहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम जलील होके और हार के भी हंसते हैं कि वाह वाह देखो हम कैसा लड़े, कैसा जीते। मेरी कौम को यही अब नहीं पता है कि हार और जीत में क्या फर्क होता है। मेरी कौम को अब यही नहीं पता है
कि इज्जत और जिल्लत में क्या फर्क होता है। कमबख्तों की जिल्लत होती है, ये उसको इज्जत समझते हैं। कमबख्तों की हार होती है, ये उसको अपनी जीत समझते हैं। फिर मुझसे अमीश ने पूछा कि रिजवान जी ये बताइए कि मिडिल ईस्ट और इन सब जगहों पर जब भी कोई लॉ बनता है कि अगर साहब अजान इतने डेसिबल पर होगी, वहां क्यों नहीं इसका वायलेशन होता, क्यों नहीं होता, यहां क्यों होता है? तो मैंने इसका यह जवाब दिया। इसका कारण यह है, एक कहावत सुनी होगी आपने, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तो जो ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो ऊपर आदमी बैठा है वो भी इन्हीं में से है, और उसको बाखूब आता है इन लोगों को जूते लगाना, और कैसे इनकी नाक में नकेल डाली जाती है उसको आता है। बदकिस्मती से इन लोगों की हनक और ड्रामे वहीं चलते हैं जहां ये अकलियत में होते हैं। सुना भाई, किस लिए होता है? क्योंकि वो उसी कौम से है। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। उसे पता है कि कैसे नाक में नकेल डालनी है और कैसे चाबुक चलाना है, उसको पता है। अमीश भाई से मैंने कहा आप लोगों को नहीं पता है। 14 दिन के लिए होम मिनिस्टर बना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इस देश की। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और वीडियो में जो है रिजवान सर ने एक बड़े अच्छे अंदाज से ना एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ और क्या कमी है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब आप अक़लियत में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि लोहे को लोहा काटता है, तो जो मुस्लिम रियासतें हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो हुक्मरान होता है उसको पता होता है कि कैसे इनको नकेल डालनी है और कैसे करके इनको कंट्रोल करना है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि सारे ही नहीं, कुछ क्या कहते हैं कि कंट्रीज़, मुसलमान कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपनी मतलब तरक्की और सारा कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जो है वो पूरी दुनिया के साथ चल भी रहे हैं। ये नहीं है कि अपनी कौम को तंग किया हुआ है, जबरन जो है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है वो आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, हर बंदा जो है वो अकल रखता है, सियाना होता है। लेकिन ये भी कहीं तक जो है ना साइकी समझना, तो ये भी कहीं तक जो है वो बात सही है कि साइकी समझ के फिर जो है वो उस हिसाब से काम किया जाए। तो दूसरा, मैं अगर ये बोलूँ कि अक़लियत में रह के इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर यही कोई पाकिस्तान की अक़लियत कोई इस तरह का करता तो मेरे ख्याल में शुरू में जो बात की गई थी कि उसे या तो जला दिया जाता सड़क पर या उसके सीने पर गोलियाँ मार दी जाती। आप वाक़या सुन सकते हैं वो सियालकोट वाला, क्या बात हुई थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अक़लियत का था बंदा, और छोटी सी बात पे लोगों ने जमे गफीर खड़ा किया और उसको एक सज़ा, पनिशमेंट देकर उसे जला दिया गया। तो वहाँ अगर ये तहफ़्फ़ुज़ है, सबसे पहली बात मुझे ये पसंद आई भी, अगर हिंदुस्तान में इस बात का तहफ़्फ़ुज़ है कि आपको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद डिबेट होती है, उसके बाद अदालत में पहुंचा जाता है, बाद में सुनाया जाता है, आप किसी को ऐसे ही कह देते हैं, मेडिकल दे देते हैं उसको सर्टिफिकेट, ये मेडिकली अनफिट है या फिर माइंडली अनस्टेबल है। तो ये बातें बाद की हैं, कुछ तो उसकी जो ज़मानत है उसकी ज़िंदगी की वो तो बरकरार रहती है ना। तो ये चीज़ें होने के नाते होती भी है या उसकी डेथ होती है तो पूरे प्रोसीजर के बाद जो है, प्रोसीजर के बाद गवाहों और जितने भी गवाहों और सबूतों के बाद ये सारा सिनेरियो होता है। तो ये बात ज़्यादा अच्छी है। और इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात और सारी इन चीज़ों फैसिलिटीज़ के होने के बाद भी इस तरह का अगर कोई काम होता है तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन की कमी है। हम पढ़े लिखे जाहिल बोलते हैं ऐसे लोगों को, कि जो पढ़ लिख भी जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हज़रत अली के बारे में है कि वो कहते थे कि बच्चा 3 साल में बोलना शुरू कर देता है, तो सारी ज़िंदगी उसे गुजर जाती है कि कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, कौन सी बात कहाँ बोलनी है। रामा इकबाल ने भी यही कहा था कि पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, कि पहले सोच तो लो करना क्या है, फिर उसको जो आपने सोचा हुआ है उसको तोल लो, उसका वज़न कर लो, वेट कर लो कि आया कि ये जो बात करेंगे इसका कितना वज़न है, या इस बात करने के बाद हम तो नहीं जलील हो जाएंगे, हमारा माशरा तो नहीं जलील हो जाएगा। फिर अगर ये सारी बातें आपको पॉजिटिव लग रही हैं फिर उसको आप बयान कर दो,
तो आपकी इज्जत और हौसला अफजाई होगी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं चल रहा। हम वो एक हुक्का पीने वाले की बात पर अमल किए बैठे हैं कि जो सोची पिया तो बंदा क्या, कि जो सोचना शुरू कर दिया वो तो गया, उसने तो कुछ नहीं पाया। हम बगैर सोचे सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब ये भी बात ठीक है कि वो छोरा लेकर किसी मस्जिद में क्यों नहीं चला गया, किसी हमारे मंदिर, यहाँ तो बम लेके बड़े जाते हैं, इधर बम लेके हर बंदा मस्जिद में चला जाता है भाई। और एक बात ये भी है कि वो बंदा इतना ही जहादी है या इतना ही वो सताया हुआ है, तो वो बम बांध कर मंदिर में क्यों नहीं चला गया। और थोड़ी बात को भी हाईलाइट कर दिया जाता है। इधर अगर इस डिबेट की बात की जाए, दोनों तरह हम ये बात कर देते हैं। हम किसी के ये नहीं कर रहे, किसी के फेवर में नहीं बोलेंगे। बात जो रियलिटी वाली है, जो सच्चाई है, वो बयान करनी चाहिए। अगर इस बात को उसने गलत किया, रॉन्ग है, बहुत सारे मुस्लिम इस बात को जानते हैं कि उसने गलत किया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको यही बयान करना चाहिए कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जो रूल ऑफ रेगुलेशन है उसके तहत उसको जितनी पनिशमेंट होती है उसको कर देनी चाहिए। अब अगर इस बात को ये बोला जाए कि इस बात को लेकर बाकी और इर्द गिर्द के और दीगर मसाइल को बेस बनाकर इस बात को हवा दी जाए, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये भी एक तरह का फितना है, प्रोपोगंडा है। तो ऐसे प्रोपोगंडे जब हम खुद क्रिएट करते रहेंगे, खुद बोलते रहेंगे, खुद डिबेट करते रहेंगे, तो प्रोपोगंडे बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सुनकर जिनके अंदर एक शैतान है, वो उठेगा और जागेगा, और जागने के बाद वो नया सा फिर कोई तमाशा खड़ा कर देगा। इसलिए ऐसे तमाशों को रोकने के लिए बहुत सारी बातों को हाइड रखा जाता है, बहुत सारी बातों को छुपा लिया जाता है। ऐसे में एक बात ये भी छुपाई जानी चाहिए थी, इसको मंजरे आम पर नहीं आना चाहिए था। अगर उस बंदे ने कुछ इस तरह का किया है, उसे उसकी जितनी भी सज़ा मुकर्रर होती है उसको दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उसने ये रॉन्ग किया, गलत हरकत की है। किसी भी कह सकते हैं किसी भी मसाजिद या किसी भी इबादत गाह में इस तरह जाना, तो मेरे ख्याल में कोई भी पढ़ा लिखा और जी शऊर इंसान ऐसा नहीं करता। हाँ जी, इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।